नमस्कार, जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या है ग्लोबलाइजेशन। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। व्हाट एक्चुअली द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इज इट अ प्रोसेस? इज इट अ वन डायमेंशनल एस्पेक्ट, अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, और व्हाट एक्चुअली इट इज़? क्या है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण? हाँ, जैसे कि लिखा हुआ है द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। क्या है ग्लोबलाइजेशन? क्या दुनिया के देशों की बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं, उनके बॉर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं? क्या फ्यूजन हो जाता है इकोनॉमिक्स का? या इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो क्या दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ यूनाइट हो जाती हैं? व्हाट एक्चुअली द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन इटिमोलॉजिकल सेंस, जब हम शाब्दिक अर्थ पे देखें, शाब्दिक स्तर पे देखें, तो ग्लोबलाइजेशन जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोबल और जेशन। ग्लोबल क्या है? ग्लोबल का मतलब हुआ पूरा विश्व, ये पूरी पृथ्वी। ग्लोब होता है ना, ग्लोब, उसी तरह पूरी पृथ्वी। जेशन प्रक्रिया, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समूचा विश्व, पूरी दुनिया एक हो जाए, या सभी लोग लगभग लगभग एक जैसे हो जाएं। अब एक जैसे हो जाए मतलब क्या? दिखने में? नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि द फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड कल्चर्स, द फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, द फ्यूजन ऑफ थिंकिंग, आइडियोलॉजीज एंड बिहेवियर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को बहुत सारे लोग सिर्फ आर्थिक स्तर से देखते हैं कि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के आधार पे होता है, या आर्थिक इसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। When we are talking about the term globalization, then the process of globalization includes a multi-dimensional aspects of the human life and society. जैसे कि लिखा है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट एनकम्पासेस द कॉज, कोर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रांसनेशनल, ट्रांसकल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि मानवीय और गैर मानवीय घटनाएं भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। कहने का मतलब, गैर मानवीय का मतलब समझते हैं। अब जेट प्लेन से बहुत ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, या ग्रीन हाउस गैसेस किसी कंट्री से एमिट हो रही हैं बहुत ज़्यादा वहाँ की फैक्ट्री से, तो क्या सिर्फ वही कंट्री उसके इम्पैक्ट में आएगा, उसी कंट्रीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे? जी नहीं। अगर अमेरिका के पर्यावरण में, जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जापान पे, भारत पे, कोरिया पे भी पड़ेगा। तो वैश्वीकरण को सिर्फ आर्थिक परिदृश्य से मत देखिए, सिर्फ अर्थव्यवस्था का चश्मा लगा के वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को मत देखिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहती है कि समूचे विश्व में, पूरी समष्टि में, पूरी पृथ्वी पे सब चीज़ें लोगों के लिए सहज और सरल हो जाएं। जैसे आपकी स्क्रीन पर भी लिख कर आ रहा है, जैसे मैप है, सैमसंग, नोकिया, जर्मनी। अब जैसे ऑडी BMW, हम सब जानते हैं, सब जर्मन ब्रांड्स की कार हैं, सब इनका जो ओरिजिन कंट्री है वो जर्मनी है ना, ऑडी है। जैसे हुंडई आपकी, ये साउथ कोरिया की हो गई। तो कहने का मतलब, कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की। कार बन कहाँ रही है या असेंबल कहाँ हो रही है, लेकिन बिक कहाँ रही है, लोग परचेज कहाँ कर रहे हैं? समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअल में किस कंट्री की है। क्यों? एक आदमी जो हिंदुस्तान में रहता है वो कार मर्सिडीज़ यूज़ करता है, उसका मोबाइल आईफोन है, और उसका लाइफ स्टाइल में जो चीज़ें हैं, जो कपड़े हैं, कोई कोई इटालियन चीज़ों को यूज़ कर रहा है, रशियन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ये क्या है? इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि मैल्कम वाटर्स ने भी कहा है, ग्लोबलाइजेशन इज अ सोशल प्रोसेस इन विच द कॉन्स्टेंट ऑफ द ज्योग्राफी ऑन द सोशल एंड कल्चरल अरेंजमेंट रिसीड, एंड इन विच पीपल आर इंक्रीजिंगली अवेयर दैट दे आर रिसीडिंग। कहने का मतलब कि जो जो रेस्ट्रेंट्स होते हैं, कहने का मतलब आज अगर आपके पास पैसा है या आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी शहर के किसी भी कोने से निकल के कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है आप समोआ में, फिजी आइलैंड में, या हिंदुस्तान के किसी छोटे से गांव में पैदा हुए हों, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन पे भी अलग अलग अप्रोचेस हैं। जैसे केनिची ओहिमे, एक बहुत बड़ा नाम है, जिनका कहना था इट इज़ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। रोलैंड रॉबर्टसन जो कहते थे इट इज़ अ ग्लोबल कल्चर। इमैनुअल वॉलस्टीन की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि नो, इट इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड सिस्टम। ये पूरी एक सिस्टम है, ये पूरा तंत्र व्यवस्था है। मार्टिन एल्ब्रो, सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। उसी तरह योगेन सिंह ने कहा नो, इट इज़ अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो नो डाउट ग्लोबलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द चेंज एज वेल एज द ट्रांसफॉर्मेशन।
अब हम जब बात करते हैं अप्रोचेस की, तो लिबरल उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है? जो लोग उदारवादी सोचे, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रांसिस फुकुयामा, केनिची होएमे, इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसमें फ्री मार्केट होनी चाहिए। फ्री मार्केट मीन्स किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी, ये सब टैक्सेस ना लगाइए, और लगाना ही तो बहुत बहुत मिनिमम, लासे फेरे को ये लोग प्रमोट करते हैं। लासे फेरे मीन्स that the state should not intervene in the economic matters of the individual। उदारवादी परिप्रेक्ष्य के जो लोग हैं उनका कहना है कि इसमें लासे फेरे पे बल देना चाहिए। लासे फेरे मीन्स राज्य को व्यक्तियों के आर्थिक गतिविधियों में दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक और परिप्रेक्ष्य है नव उदारवाद, नियो लिबरल जिसे हम बोलते हैं। नियो मीन्स क्या है? कुछ नया। लिबरल हैं तो लिबरल, लेकिन कुछ नया जुड़ गया। ये सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी तो हो, लेकिन कैसी हो? सोशल डेमोक्रेसी हो। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स? इकोनॉमिक ग्रुप्स, बिजनेस ग्रुप्स, स्टार्टअप्स लगाइए। गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पे वर्क करें, उस पर फोकस करें। मींस गवर्नमेंट को बूस्ट करना चाहिए इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। फ्री ट्रेड, एफडीआई, आप एफडीआई लाइए, उसके नॉर्म्स को लिमिट करिए, गवर्नमेंट उसको देखे लेकिन एक लिमिटेड सेंस में देखे, और एक्सप्लॉइटेशन रोकना चाहिए। मार्क्सिस्ट अप्रोच, भाई आप तो जानते हैं कार्ल मार्क्स का मार्क्सिस्ट अप्रोच का कहना था कि समाज में दो ही तरह के लोग होते हैं, दोज हु आर हैविंग द रिसोर्सेज एंड दोज हु आर नॉट हैविंग द रिसोर्सेज। तो जब हम मार्क्सिस्ट अप्रोच या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से जब हम ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ विचारकों का मानना है कि इसमें शोषण बढ़ता है। जैसे इंडिया में जब LPG 1990 के दौर में आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो नो डाउट इंडिया में जो LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसने कई सारी प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़, प्राइवेट कंपनियां आई। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि फ्रंट ऑफिस जॉब में महिलाओं को रखा गया? क्यों? वाई? क्यों जितनी भी स्वेट शॉप्स हैं उसमें महिलाओं को या मार्जिनलाइज सेक्शंस को काम दिया गया? ऐसा क्यों? तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी। एक छोटी सी बात, मेंस का डिओड्रेंट का ऐड है, सोचिए डिओड्रेंट किसका है? मेन का, आदमियों का, और उस ऐड में वुमेन दिखा रहे हैं। विस्की के ऐड में आप दिखा रहे हैं कि एक आदमी विस्की पी रहा है और कई सारी फीमेल उसको देख के अट्रैक्ट हो रही हैं। व्हाट इज़ दिस? तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन भी करता है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी करता है। सरोगेसी, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन की आज सरोगेसी दुनिया के तमाम देशों में ब्रॉडली प्रैक्टिस की जा रही है। एक आम भाषा में अगर समझें ग्लोबलाइजेशन को, तो ऐसे समझिए एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है, आईफोन जो कि अमेरिका का ब्रांड है वो यूज़ करता है, जर्मनी की ऑडी कार से चलता है, इटली का ब्रांड अरमानी यूज़ करता है, पैदा हिंदुस्तान में हुआ लेकिन उसका फ्लैट दुबई में है, और उसके पास कनाडा की भी सिटीजनशिप है, या उसने इंडिया की सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया और कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। अच्छा, फिर सवाल उठता क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज ही था, पहले नहीं था? अतीत में चलते हैं, लगभग आज से 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड था। तो नो डाउट अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ ट्रेड रिलेशंस के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन था। ऐसा नहीं है, लोग इंडस वैली से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जाते थे, वहाँ से भी लोग यहाँ आते थे। सिल्क रूट था, रोमन्स का, ग्रीको रोमन्स का इंडिया के साथ ट्रेड था, और इंडिया में भी चोला अम्पायर का शैलेंद्र और मलय पेनिनसुला के साथ ट्रेड था। तो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आज से 1000-2000 साल पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आते थे, जाते थे, ट्रेड करते थे और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे, एक दूसरे के कल्चर्स को, चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। ये पहले भी था, ये आज भी है और आगे भी हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आज अमेरिका में लोग साड़ी, लहंगा या इंडियन ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। जय हिंद, जय भारत।